हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सिंह फ्रॉम सोलिड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह मेरा छठा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पहले हम गॉस लॉ के बारे में एक बार डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ पर डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ है क्या चीज़? कहता है अभी जो गॉस लॉ जो नया जो अभी आया है, बना है, या सब मिला करके एक जो बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा और कहीं आपकी लेटेस्ट गॉस लॉ है, जिसमें जैसे अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5 नंबर का है तो 5 में 5 आप ला सकते हैं इसमें। अगर आप इंजीनियरिंग जी और नीट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल। इसका अंडरस्टैंडिंग है, समझिए इसको क्या है। कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज मीन्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। इनसाइड आउटसाइड दोनों, बाहर में भी और अंदर में भी जो है, अंदर तक तो सब जान रहे थे, लेकिन बाहर में भी जो चार्जेज जो है, ओवर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1/epsilon 0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या कह रहा है कि सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड का ड्यू टू ऑल चार्जेज, मान लिया कि एक एरिया है, क्लोज सरफेस लूप है, इसमें Q1 Q2 Q3 इन साइड में 3 मान लिया कि चार्ज दिया और बाहर में है Q4 Q5। तो ये पॉइंट जो हुआ, एक हमारा यहाँ जो डी ए, एक एरिया हम ले रहे हैं, यहाँ पर डी ए ले रहे हैं, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के पॉइंट पी पर जो हम चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा, वो ई जो होगा, वेक्टर ई जो होगा, या वेक्टर ई टोटल जो होगा, या नेट वेक्टर ई जो होगा, वो कौन होगा? Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। माने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो चार्जेज है, इस सबका जो इफेक्ट होगा, इसलिए टोटल सम उसमें आएगा। किस में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इसीलिए कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस ओवर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1/epsilon 0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखिए गॉसियन सरफेस क्या हुआ, तो कहीं भी जो सरफेस है, कोई एरिया जहाँ हमको इंटीग्रेट करना है, हमें निकालना है, हमें इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का, तो गॉसियन से एक हम रेडियस लेकर के एक हम बनाते हैं इसको। तो इस स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर में छोटा रूप में स्फीयर भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर उसको सिलेंडर भी ले सकते हैं, क्यूब में भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस जो बना, ये जो इमेजिनरी जो हम लोग कंसीडर कर एरिया जो ले रहे हैं, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसमें क्या है? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन। व्हाट इज क्यू इन? क्यू इन इज द चार्जेज इनसाइड द क्लोज एरिया। क्या है? चार्जेज इनसाइड द क्लोज एरिया। डी ए क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज। यहाँ देख लीजिए, यहाँ उसी तरीके से दिया हुआ है Q1 Q2, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है? ई बाहर की ओर निकला हुआ है। ई जो है पैरेलल है डी ए का, ठीक है, इसलिए कि डी ए जो है ये हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी लीजिएगा तो कोई भी सरफेस पर डी ए वेक्टर जो होता है, माने एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। चूँकि Q इज द पॉजिटिव चार्ज, क्या है? Q1 Q2 Q3 दीज ऑल आर द पॉजिटिव चार्ज। इसके चलते जो ई जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, वो क्या होगा? हमेशा रेडियली आउटसाइड होगा। ठीक है, इसमें फिर हम लोग अभी आते हैं, बैक होते हैं। इसके पहले एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस पर हिसाब भी हम लोग बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज क्या है। तो फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग और पासिंग थ्रू एन एरिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? कहता है कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जिस पॉइंट पर हमें लेना है, उस पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाँ क्रॉस कर रहा है, उसके मीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
उस पॉइंट पर कहीं भी एक पॉइंट P हम ले रहे हैं तो P पर क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर जितना जो पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट से, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी जो संख्या हुई दैट इज नोन एज फ्लक्स। इसलिए क्या हो गया इसमें, इट इज क्या हो गया, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्या है फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी विथ SI यूनिट्स क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया A, इस एरिया A से, मान लीजिए कि एरिया है, इससे पास जो कर रहा है, A इज एन एरिया वेक्टर, A इज एन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। एरिया वेक्टर जो होता है, कोई भी प्लेन जहाँ भी हम कंसीडर करेंगे, प्लेन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द एरिया वेक्टर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो एंगल है बिटवीन E और DA दोनों के बीच का है, एरिया का या A और E के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन जो हम लेते हैं, क्या लेंगे, प्रोजेक्शन जो इसका होगा ये क्या होगा, कॉस थीटा, E कॉस थीटा, E कॉस थीटा। ए हो गया, यू किसके लॉन्ग हो रहा है, A के लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रहा है, दोनों हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा A के लॉन्ग जो हम ले रहे हैं थीटा। देखिए क्या हो रहा है इसमें, थीटा डिपेंड्स ऑन E, थीटा किस पर निर्भर कर रहा है, फाई, थीटा नहीं फ्लक्स, फ्लक्स फाई डिपेंड्स ऑन E। इफ एरिया इज इंक्रीज, अगर एरिया को हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एरिया को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स हमारा क्या होगा, एरिया जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेगा, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेगा तो इंक्रीज इन द फ्लक्स हमारा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो है, एक E कॉस थीटा है, एक E साइन थीटा। इसको रिजॉल्व जो करते हैं तो थीटा के में और ले जाएंगे तो E कॉस थीटा होगा, और 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, E साइन थीटा होगा। तो इसमें हम क्या क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि इसमें एक चीज़ और हमारा आ रहा है कि क्या रहा है कि फ्लक्स जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल, वेदर E का जो कंपोनेंट है एलॉन्ग द A वेक्टर A क्या है, E कॉस थीटा, एक है एलॉन्ग 90 डिग्री पर E साइन थीटा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग और टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हम पाते हैं, हम जानते हैं कि हमेशा जो E का जो कंपोनेंट होगा, E का जो कंपोनेंट जो वेक्टर एरिया वेक्टर के लॉन्ग जो होगा, E कंपोनेंट ऑफ E विच इज along द एरिया वेक्टर दैट टेक पार्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्स। इसलिए हमारा E साइन थीटा इसमें कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए एरिया कहते हैं, जब एरिया हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मीन्स इंक्रीजेज द फ्लक्स। फाई इज प्रोपोर्शनल टू E के, फाई जो है माने फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया का। ठीक है, और फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू थीटा का। थीटा भी हम जब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, थीटा जब बढ़ेगा हमारा तो कितना वैल्यू होगा, वो भी हमारा बढ़ते चला जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ते चला जाएगा टू सर्टेन लिमिट। चलिए देखते हैं हम कितना बढ़ता है आगे। तो क्या होगा, फाई बराबर कितना हुआ, E A कॉस थीटा, E A कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर, फाई माने फ्लक्स, और बराबर E डॉट A। आप डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, E डॉट A जब लिखेंगे इसका मतलब हो गया, मैथमेटिक्स में पढ़ लिए हम लोग कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, एंड दोनों के बीच में जो होता है E A कॉस थीटा, या E A कॉस थीटा अगर है तो उसको हम E डॉट A भी लिख सकते हैं, E डॉट A है तो E कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, बढ़े आगे। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा फ्लक्स के बारे में। दूसरा वेक्टर के बारे में हम देख रहे हैं, एरिया वेक्टर क्या है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है, मान लें कि एक्स वाई जेड के लॉन्ग एक छोटा सा हम एरिया ले रहे हैं, कोई भी एरिया लीजिए, उसको आप डिफाइन करना है आपको एरिया को। तो अगर इसमें एक्स और वाई के लॉन्ग में हम एक क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, साइड कितना है, साइड उसका ए है, तो कितना एरिया हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इसलिए एरिया वेक्टर एरिया क्या होगा, ए बी क्रॉस बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, तो इसलिए ए इंटू ए, अब बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा।
लेकिन वेक्टर कहाँ लगेगा, किस ओर लगेगा वेक्टर? तो एक्स और वाई में जब है तो उस पर 90 डिग्री कितना हो रहा है, 90 डिग्री की ओर कौन है, जेड है। एक्स और वाई अगर प्लेन ले रहे हैं तो सीधा 90 डिग्री पर जो हम खड़ा करेंगे इधर तो कितना होगा, जेड एक्सिस हो गया वो। तो जेड क्या, जेड में क्या होता है के, यूनिटी वेक्टर एक्स में क्या होता है आई, वाई में क्या होता है जेड। आई के ऊपर कैप हम देते हैं, है कि नहीं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम देते हैं तो इसको आई कैप देते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर लेते हैं उसको क्या देते हैं, जे कैप देते हैं, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो लेते हैं वो के कैप देते हैं। सबके ऊपर में के कैप होता है, कैप देते हैं, ठीक है। इस तरीका के डिजाइन कैप, ठीक है, जे कैप। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा, जे कैप आ रहा है, के कैप। इट कहता है कि ए स्क्वायर ए कैप, के कैप कहता है कि अगर हमारा बाहर की ओर इस साइड में है, अगर अंदर में साइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंगल चेंज करेगा, जब माइनस होगा तब क्या होगा, माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, रिजल्टेंट बराबर ए क्रॉस बी, दैट इज रिजल्टेंट इज कहाँ जा रहा है, यही लिखा दिखा रहे हैं हम उसको कि इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन। देखिए चलिए यहाँ क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड दो, देख दूसरा है उदाहरण ले रहे हैं, ई है हमारा एक्स और जेड में है, एल और बी, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, एल क्रॉस बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एल क्रॉस बी, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, कितना होगा, वाई के अलॉन्ग जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसलिए वो होगा जे, इसलिए जे कैप, अगर नीचे की ओर आएगा एल बी माइनस जे कैप, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से एक और अगर हम दे, मान लीजिए कोई सर्किल ले रहे हैं, उसका एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स और वाई में अगर है तो उसका यूनिटी वेक्टर कहाँ जाएगा, या आपका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ए वेक्टर ए जो है एरिया वेक्टर उसका पाई आर स्क्वायर कहाँ होगा, टुवर्ड्स के होगा, जेड के लॉन्ग है तो जेड में के कैप हो जाएगा, या फिर माइनस कैप होगा, माइनस कैप होगा, ऊपर की ओर प्लस कैप होगा, नीचे माइनस कैप हो जाएगा। एक चीज़ और आ रहा है कि हमारे दो चीज़ आ रहा है, एक जो हम 2 डायमेंशनल जहाँ ले रहे हैं दैट इज नोन एज ओपन सरफेस एरिया कहलाता है, 2 डायमेंशनल में ओपन सरफेस एरिया कहलाता है, बंद नहीं है, इसके अंदर में कोई चार्ज वगैरह रखेंगे तो बंद नहीं हुआ, खुला हुआ रह गया, इसलिए दिस इज नोन एज ओपन सरफेस। एंड जब क्लोज हम सरफेस ले रहे हैं तो हमारा 3D आता है, इसलिए कि गॉसेस लॉ में भी 3D का ही उपयोग होता है, माने क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर में जितना जो चार्ज जो होता है दैट इज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। तो 3D सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड, अगर 3D में ले रहे हैं उसमें क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, इज ओनली कंसीडर एज वेक्टर ए को दिखाने के लिए क्या हो रहा है, उसमें ए को दिखाने के लिए हमारा वेक्टर ए को कैसे दिखाएंगे, तो उसमें जो नॉर्मल जो होगा वो द आउटवर्ड होगा, इनवर्ड जो होगा अंदर होगा उसका कंसीडर नहीं होता कैलकुलेशन में, इसलिए हम क्या करते हैं उसको आउटवर्ड लेते हैं इन वेक्टर ए। चलिए एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है, एरिया वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, क्या है एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, अभी जो हम निकाल रहे हैं उसमें क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, उसमें यूनिट वेक्टर आई जे के हम दे रहे थे अभी, तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए एन है, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। यूनिट वेक्टर कहाँ लगता है, कोई भी एरिया जिसमें हम वेक्टर ए ले रहे हैं, एरिया तो हुआ, एरिया तो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, लेकिन यूनिट वेक्टर कब होगा, तो एरिया किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर के वो परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अब देखिए ए बराबर इसलिए क्या होगा, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन, यूनिट वेक्टर एन, ठीक है, एन कैप कर दिए हैं उसको। देखिए अगर एक चीज़ और यहाँ पर अब हम लोग ले रहे हैं एंगल, हम लोग इसको बारीकी से देख लीजिए, बहुत काम का चीज़ है। अगर थीटा है, अभी जो हम लोग जो थीटा जो कंसीडर कर रहे थे, अगर 0 डिग्री अगर है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, कहाँ उससे बढ़ करके कहाँ जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा फाई कितना हो रहा है, ये कॉस थीटा, फाई कितना हो रहा है, ये कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर हम 0 करते हैं, थीटा बराबर अगर हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, फाई कितना आएगा हमारा, ये 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 इक्वल टू 0 एंड लेस देन, एंड कहाँ तक, 90 डिग्री से नीचे, नॉट 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री से नीचे अगर हमारा थीटा का वैल्यू आता है। थीटा व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ए, वेक्टर ए, ठीक है, दोनों के बीच में
जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। तो फाई बराबर क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा। इम्प्लाइज क्या कर रहा है, फाई जो है जीरो से हमेशा बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। क्लियर है। फाई मैक्स कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो जैसे कॉस 0 1 होगा, ये आ गया हमारा, तो फाई मैक्स हमारा कितना रहा है 1 हो रहा है। अर्थात फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स हमारा कितना रहा है, सीधा गुना कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से और उसके एरिया से गुना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फाई मैक्स बराबर ई ए हो गया, दिस इज मैक्स। अब यहाँ देख लिए फिगर दो, इसको हम दिखाने का प्रयास किए हैं। ये मान लिया कि इस एरिया है, ठीक है, एरिया ए है, क्या है इसमें एरिया ए हुआ। इस पर जो यूनिट वेक्टर जो लग रहा है हमारा, कहाँ लग रहा है, किस ओर लग रहा है, इस सरफेस से सीधा परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लग रहा है। कहाँ लग रहा है, सरफेस से सीधा ऊपर परपेंडिकुलर की ओर लग रहा है, ऊपर परपेंडिकुलर है। और ई भी उसी साइड में लग रहा है, ई इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ई और ए, ये दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों पैरेलल है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो फाई बराबर कितना होगा, ई ए कॉस 0 बराबर 1, इसलिए फाई बराबर ई ए। कब हो रहा है हमारा फाई बराबर ये कब आ रहा है, जब थीटा हमारा 0 के बराबर है, 0 के बराबर हो रहा है तब हमारा आ रहा है। अगर 0 से थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, उस हालत में हमारा क्या होगा, वैल्यू उसका पॉजिटिव आएगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख रहे हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए फिर थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो रहा है उस हालत में क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए जो है, एरिया वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों के बीच का कितना कोण है, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब फाई बराबर क्या होगा, ई ए माने फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। अर्थात कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0, इसलिए फाई बराबर कितना हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए अगर थीटा बराबर ये तो 90 तक हो गया तो हमारा 0 आ रहा है, 90 है तो 0 है, लेकिन 90 से अगर बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड इक्वल एंड लेस देन 180, 180 से माने पाई से बराबर है या पाई से थोड़ा कम है। पाई जैसे ही पाई आएगा इसका तो फाई कितना हो रहा है हमारा लेस देन 0 हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, 0 से फाई माने फ्लक्स जो है हमारा है 0 से कम हो रहा है। अर्थात जो है ये कॉस थीटा जो है का वैल्यू जो हमें आ रहा है फाई से कम आ रहा है। जैसे 180 डिग्री दे रहे हैं, पाई दे रहे हैं, कॉस फाई कितना वैल्यू होगा, सीधा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा वैल्यू इसमें निगेटिव हो रहा है। देखें ना फाई बराबर ये है, तो इसका क्या है, जैसे एक सरफेस हम ले लिए, इस सरफेस में इस साइड से हमारा ई दिखा रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा टेंजेंशियल है, इस साइड में है। उस हालत में क्या हो रहा है, और तब ए क्या होगा, इस सरफेस से हमारा सीधा अपवर्ड माने 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, एरिया ऊपर की ओर दिखा रहा है। तो थीटा क्या हो रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री आएगा हमारा क्या हो रहा है, फाई बराबर कॉस थीटा कितना आ रहा है हमारा कॉस 90 डिग्री, इसलिए फाई बराबर 0, हमको ये 0 आ रहा है, कॉस 90 0 होता है, इसलिए फाई बराबर 0 आ रहा है, इसलिए फाई बराबर 0 हमारा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाई का जो वैल्यू आता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। कब निगेटिव हो रहा है, जब 90 से 180 के बराबर और बीच में है, इधर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है और 180 के बराबर है, तब हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आ रहा है, थीटा का वैल्यू जब हमारा 0 डिग्री के बराबर है या थीटा 0 और 90 के बीच में है, 90 नहीं है 90 के बीच में है, तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एंड 0 कब आ रहा है, जब हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है तब हमारा 0। यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं फ्लक्स ई इस डायरेक्शन में एरिया है और उससे जो इस एरिया वेक्टर जो बन रहा है, मान लीजिए दोनों ई और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का कोण 90 से ज़्यादा आ रहा है। उस हालत में हमारा क्या थीटा इज हमारा बड़ा आ रहा है 90 से, उस हालत में हमारा फाई क्या हो रहा है, फाई क्या आ रहा है, निगेटिव हो रहा है। फाई क्या हो रहा है, निगेटिव। फाई इज माने फ्लक्स इज लेस देन 0, अर्थात निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ओके है, क्लियर है। चलिए हम लोग अभी एरिया वेक्टर समझ में आ गया, क्लियर कट है। एरिया वेक्टर क्या होता है, फ्लक्स क्या हो रहा है,
अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर कैसे क्या किया जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्लियर समझ सकते हैं। फिर एक बार अगेन गॉस लॉ को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द, याद रखिएगा इसको, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले रहे हैं कि हमारा जो चार्जेज है वो इनसाइड और आउटसाइड जो दोनों चार्जेज है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन दैट इज टेकन इनटू द अकाउंट। लेकिन एनी ओवर एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस क्या हो रहा है? 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज क्या है? इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ Q जो हम ले रहे हैं, यहाँ सरफेस इंटीग्रल इसको घेरे हुए हैं, हमें ई को क्या किए हैं? एक गोल जैसा इंटीग्रेशन घेरे। क्यों घोर दिए हैं? इसको गोल बना दिए हैं इसीलिए कि क्लोज्ड है, ये कहीं से निकलने का जगह नहीं, क्लोज्ड है, इसलिए इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस का, क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, E.dA तो Q इन है, Q इन माने कोई भी जो गॉसियन सरफेस जो हुआ उसके अंदर में कोई भी जो सरफेस एरिया हुआ तो किस किस में अंदर में होता है, जितना हम लोग जो पढ़ना है उसमें क्या है, या तो स्फीयर हो सकता है, क्या हो सकता है? स्फीयर हो सकता है, या फिर सिलेंडर हो सकता है, या सिलेंडर का सिलेंड्रिकल हो सकता है, या फिर क्यूबॉइड हो सकता है, या क्यूब हो सकता है। यही सब होगा जिसमें हमारा बंद है, उसके अंदर में जो चार्ज होगा वो दैट इज क्यू इन। 1 2 3 5 जो भी होगा दैट इज क्यू इन। ठीक है, एंड एरिया वेक्टर समझ में आ गया, अभी फ्लक्स आ गया है। अब आप लोग क्लियर है इतना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम से हम बताने का कोशिश करते हैं कि गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ क्या है? एक गॉसियन सरफेस एस, एक गॉसियन सरफेस है, क्या है? एस इनक्लोजेज 2 चार्जेज Q1 एंड Q2। मान लीजिए यहाँ पर 2 चार्ज जो है, एक Q1 है Q2 है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ Q1 और Q2 2 चार्ज हमारा अंदर में है, गॉसियन सरफेस के अंदर में है, जिसका रेडियस एक सेंटर से ले लीजिएगा, एक रेडियस मान लिया कि कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियस R हो जाएगा। ठीक है, चार्जेज Q1 एंड Q2 इफ फील्ड एट P, यहाँ पर फील्ड निकला है P पर, ड्यू टू Q1 इज E1, Q1 के चलते E1 बन रहा है, Q2 के चलते यहाँ फील्ड क्या बन रहा है? E2 बन रहा है, एंड बाहर में एक फील्ड है -Q3 के चलते जो यहाँ फील्ड बन रहा है दैट इज E3 बन रहा है। क्या चार्ज बन रहा है? E3 बन रहा है। ठीक है, देन फील्ड एट P इज गिवन बाय, फील्ड जो P पर जो फील्ड जो ये पॉइंट जो P है सरफेस के पास में, इस पर जो P पर जो हमारा जो बन रहा है, क्या बन रहा है? P पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो क्या होगा? वो होगा E1 + E2 होगा, E1 + E2 + E3 होगा, E3 होगा, या E1 + E2 - E3 हो। क्या होगा? आप लोग सोचिए, बताइए, सोच लिए? चलिए, कुछ क्लियर हुआ? नहीं? ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। कुछ ने बताया E1 + E2 - E3 होगा, चूँकि Q पर -3 है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट Q1 है। ठीक है, इसी को हम यहाँ फिर दिखा रहे हैं। इसमें Q1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, Q2 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों क्या है? रेडियली इसमें जो चार्ज जो बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है +Q1 के चलते +Q2 के चलते, ये रेडियली क्या बन रहा है? आउटवर्ड बन रहा है। तो हम ये रेड इंक से जो दिखाए हैं, ये जो है ये क्या हो रहा है? E1 जो दिखाए हैं, Q1 के चलते E1 बन रहा है, ये रेडियली आउटवर्ड हो गया। ये Q2 के चलते दिखा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब E2 है। क्या ये सब है? E2 है ना? ये आउटवर्ड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन, एक जो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखा है वो टच करता हुआ P से को सीधा आगे निकल रहा है, दैट इज E2 निकल रहा है, Q1 से इधर E1 निकल रहा है। Q3 है, Q3 क्या हुआ? Q3 इज नेगेटिव चार्ज। आप पढ़े हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर कहीं भी है उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रेडियली क्या बनता है? आउटवर्ड बनता है, इनवर्ड बनता है? क्या बनता है? आउटवर्ड, इनवर्ड, हाँ इनवर्ड बनता है। इनवर्ड है टेंडिंग टुवार्ड्स द चार्ज, माइनस यहाँ -Q3 है, तो यहाँ पर चारों तरफ से फील्ड जो बनेगा हमारा अंदर की ओर बनेगा, और सिर्फ इस तरफ से, इधर से एगो P की तरफ से ये जो पॉइंट बन रहा है, जो चार्ज बन रहा है, फील्ड जो बन रहा है E3, ये किधर आ रहा है? Q की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है? Q की आ रहा है। तो P पॉइंट पर क्या आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ Q की इसलिए आ रहा है कि हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में हमारा टुवार्ड्स चार्ज की ओर इनवर्ड होता है, इनवर्ड रेडियली इनवर्ड होता है फील्ड। तो Q पर क्या आ रहा है? यहाँ से इस पॉइंट से भी एक जो चार्ज आ रहा है E3, वो कहाँ जा रहा है? Q3 क्या आ रहा है? तो P पॉइंट पर क्या हो रहा है?
पी पॉइंट पर हमारा E1 भी बाहर की ओर जा रहा है, E2 भी बाहर की ओर जा रहा है, आई साइड में E3 भी बाहर की ओर आ रहा है। तो हमारा तीनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तीनों का क्या हम कर लेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा E1 प्लस E2 होगा, नहीं होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, इसमें यस ए होगा। मैं खाली E3 नहीं होगा, ओनली E3 होगा, नहीं होगा। E1 प्लस E2 माइनस E3 होगा, नहीं होगा, इसलिए कि माइनस लेके आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए कि क्यू माइनस Q3 तो माइनस E3 नहीं लिखना है, इसलिए कि पॉइंट्स पर एक्चुअली इसको विजुअलाइज कीजिए। फर्स्ट विजुअलाइज देन रियलाइज थिंक एंड टेक डिसीजन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, क्लियर कट है कि जो हमारा अटेंडिंग टुवार्ड्स इस पॉइंट पर हमारा बाहर की ओर जा रहा है, बशर्ते Q3 यहाँ पर। तो इस तरीक़ा से कहीं भी जो चार्जेज है उसका ओरिएंटेशन से देखिए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन देखिए, एंड देन थिंक व्हाट वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, इसलिए E1 प्लस E2 माइनस E3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए उसी को यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, ओके है, इसको यही एक बीइंग नेगेटिव चार्ज E1 विल बी रेडियली इनवर्ड होगा एंड हेंस E नेट एट P E1 प्लस E2 प्लस E3 आंसर इज B। ओके, क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब देखिए गॉसेस लॉ के बारे में कुछ पॉइंट है जिसको नोट कर लेना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। क्या है, पहला क्या है, फ्लक्स थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स जो है थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। क्या हमको वैल्यू क्या रहा है, आप पढ़े हैं, क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ए या E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इन बटा एप्सिलॉन 0। हमको तो उसमें सरफेस से कोई अति मतलब नहीं आ रहा है कि जो हमारा जो सरफेस है वो हमारा क्या है, स्फीयर है या सिलिंड्रिकल है या क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्या है, कुछ मतलब नहीं आ रहा है। इसलिए लिखता है कि फ्लक्स थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज में हम लोग जो लिखे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q1 बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ कहाँ हमको बता रहा है कुछ कि किस तरीका के हमको सरफेस Q इन जो है किस तरह के एरिया के अंदर में घुसा हुआ है, घिरा हुआ है।